तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 को, और ये एक्सरसाइज 4.2 का आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। इसके बराबर में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दिया है। तो लिखने का मतलब ही आप समझ लीजिएगा कि वाकई में ये जो लेक्चर होगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके सभी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। सभी चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो शुरू से एंड तक पूरी ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी चीज़ आप छोड़ देते हैं बीच में तो आगे जाके आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अगर अच्छे से समझना है तो सब चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। लिखा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ लगाने के साथ साथ एक्सपेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। जब उनको एक्सपेंड नहीं करवाना होता तो वो यहाँ पर एक वर्ड लिख के देते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग। जो शुरुआत के जो सवाल थे एक्सरसाइज के 1 to 7 उनमें वो लिखा हुआ था विदाउट एक्सपेंडिंग, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा। तो प्रॉपर्टी के लगाने के साथ साथ हम इसको एक्सपेंड भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सवाल को देखकर कोई भी जिसको भी डिटर्मिनेंट की थोड़ी भी नॉलेज है वो आसानी से आइडिया लगा सकता है या लगा सकती है कि अगर हम इसको इस तरह से प्लस करते हैं C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। और अगर हम ऐसे प्लस करते हैं R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 तो भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चाहो तो ऐसे प्लस कर लो, चाहो ऐसे प्लस कर लो, ठीक है। तो अभी मैं रो के अलोंग इसको प्लस करने जा रहा हूँ R1 चेंज टू R1 प्लस R2 और प्लस R3 इस तरह से, ठीक है। और ये ऑपरेशन पूरी तरह से वैलिड है, पिछले लेक्चर्स में हम इस चीज़ को समझ चुके हैं। तो जब हम इस तरीके से प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर 1 एक्स और एक्स स्क्वायर और 1, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अलग नहीं है, सेम ही है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो सेम है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं R1 में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि टेकिंग कॉमन क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1 में से हम इसको कॉमन निकालने जा रहे हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, तो अंदर इन तीनों की जगह पे क्या बचेगा 1 1 और 1। जिन बच्चों ने इसे पिछले के लेक्चर नहीं देखे पहले उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा उनको देखे बगैर। नीचे सेम है सारी चीज़ें, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर और 1, ठीक है। ये सब चीज़ें सेम। इसके बाद जब भी हमें ऐसे 3 1 दिखाई देते हैं ना तो हम वही पुराना ऑपरेशन उसमें अप्लाई कर देते हैं। हम 2 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C3 से, C1 में से C3 माइनस होगा, और C2 चेंज टू C2 माइनस C3, ठीक है। कोई भी बच्चा ऐसा ऑपरेशन बिल्कुल ना लगाए कि C1 चेंज टू C1 माइनस C2 और फिर C2 चेंज टू C2 माइनस C3। मतलब ये तो ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे C2 लिख दिया C1 माइनस C2 तो उससे क्या है कि 1 में से 1 जाके यहाँ 0 तो मिल जाएगी, लेकिन उस ऑपरेशन को गलत माना जाएगा, क्योंकि जो कॉलम यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है आप उसका इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ C3 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि C3 अफेक्ट नहीं हो रहा है, अफेक्ट क्या हो रहा है C2 हो रहा है और C1 हो रहा है, समझ रहे हैं। तो जो लगातार इसको पढ़ रहे हैं इस एक्सरसाइज को उनको पता होगा कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलिए खैर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बाहर ऐसे ही रहेगा, और जब हम माइनस करेंगे 1 में से 1 गया तो 0, एक्स स्क्वायर में से एक्स गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और एक्स में से 1 गया तो एक्स माइनस 1, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, 1 में से एक्स गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से 1 गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और लास्ट में 1 एक्स और 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको ले जाते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर उसको लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा x
-1, ठीक है। यहाँ ऐसे ही रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और 0 और 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे a² माइनस b², a माइनस बी और a प्लस बी, इस तरह से, और लास्ट में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो बदलाव किए, एक तो यहाँ से x कॉमन निकाला, ठीक है, दूसरा यहाँ पर a² माइनस b² लगाया, बाकी सारी चीज़ें सेम रही। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इस वाले कॉलम में से कॉमन आ सकता है x-1, और इसमें से भी x-1 कॉमन आ सकता है। देखो ये तो x-1 है ही, ये भी x-1 ही है अगर इसका माइनस कॉमन निकाल लिया जाए तो जब हम इसका माइनस बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा x-1, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से x-1 कॉमन आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसमें x-1 के बजाय क्या 1 माइनस एक्स है, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से ही कॉमन ले लेते हैं। हम यहाँ से 1 माइनस एक्स भी कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि 1 माइनस एक्स कैसे कॉमन आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन लिया जाएगा और यहाँ से भी उसी को कॉमन लिया जाएगा तो बाहर आके क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। बड़ी सावधानी से देखिएगा। तो 0, यहाँ से 1 माइनस एक्स बनाने के लिए इसका माइनस कॉमन आएगा, तो यहाँ रह जाएगा माइनस का एक्स। 1 माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया। जब इसका 1 माइनस एक्स बनाएंगे तो इसका भी माइनस कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। आप शायद समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। 0, अब यहाँ तो 1 माइनस एक्स है ही, इसका 1 माइनस एक्स बनाने के लिए तो इसका भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर रह गया x प्लस 1 x और 1, ये सब चीज़ें रह गई अंदर, ठीक है। तो वैसे तो हम कॉमन लेने जा रहे थे यहाँ से x-1, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर हमें x-1 दिख रहा था, लेकिन जो हमें प्रूव करना था उसमें x-1 के बजाय क्या था, 1 माइनस एक्स था। एक बार फिर से देखो, 1 माइनस एक्स था उसके अंदर। तो हमने कहा ठीक है, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल के ये 1 माइनस एक्स बन जाएगा, इसका भी माइनस कॉमन निकाल के ये भी 1 माइनस एक्स बन जाएगा, उसको हम कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस एक्स रह जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 रह जाएगा। इसी तरह से इस वाले कॉलम में से भी हमने 1 माइनस एक्स जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ माइनस रह जाएगा, ये तो 1 माइनस एक्स है ही, तो इसकी जगह 1 रह जाएगा और 0 ऐसे बचेगा, ठीक है। तो जो हमने कॉमन निकाला ना उसके बारे में यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे कि टेकिंग कॉमन। तो मैंने यहाँ पे छोटे से में लिख दिया है क्योंकि जगह नहीं बची थी। टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम C1 एंड C2, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो इधर ले लेते हैं। तो बाहर चल रहा है हमारे पास 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके साथ में है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो बाकी बचा हुआ है इसमें ये वाली जो रो है ना, इसमें हमें 2 0 दिखाई दे रही हैं, तो अब इसको एक्सपेंड कर देना ही बेहतर रहेगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अगर इसको इसमें प्लस कर दिया जाए तो यहाँ पे हम एक 0 बना सकते हैं, और जब ये वाला इसमें प्लस होगा तो यहाँ भी एक 0 बन जाएगी। लेकिन इस 0 में जब वो 1 प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो कोई ख़ास फ़ायदा हमें नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि हम इसको एक्सपेंड ही कर दें, ठीक है। तो अभी हम इसको एक्सपेंड करते हैं R1 के अलोंग। तो मैंने इस तरह से लिख दिया है कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब R1 ये है, इसके शुरुआती 2 एलिमेंट 0 हैं, आखिरी एलिमेंट 1 है, तो 1 लिख दिया, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है उनको एलिमिनेट करके हमें ये सब मिलेगा, माइनस का x 1 माइनस 1 और माइनस का x प्लस 1। बड़े सावधानी से करने होते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ में मिलने वाला क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की इसके अंदर इंटू कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, ठीक है। माइनस 1 1 जा 1 आएगा, ठीक है, और एक माइनस का 1 आएगा, लेकिन जो इन दोनों के बीच में माइनस लगता है उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना, बीच में माइनस भी तो लगता है, और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इसके बाद ये और ये दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आखिरी चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा
क्योंकि इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है, उसके ऊपर भी होल स्क्वायर, तो दोनों को क्या करेंगे, एक ही ब्रैकेट के अंदर इस तरह से ले लेंगे और ऐसे करके होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक फार्मूला बन चुका है, जिनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 9th क्लास के सारे फार्मूले याद हैं, उन्हें पता होगा। एक फार्मूला ये भी था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं ये बन रहा है कि नहीं। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए तो 1 है और बी क्या है, एक्स है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, किसका फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ब्रैकेट के अंदर ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था एच पी। तो हमने सवाल को आसानी से कर दिया। आखिरी जो स्टेप था वहाँ पर हमें ये फार्मूला लगाना पड़ा। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती हैं, इनके कुल 8 या 9 फार्मूले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह के, जो 9th क्लास की बुक में एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो वो ज़रूर याद होने चाहिए। मैं साथ में यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी लिख देता हूँ, कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए तो। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसकी भी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, इसलिए दोनों फार्मूले याद कर लेना। एक और चीज़ बता देता हूँ कि कुछ बच्चे 12वीं में तो पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का फ़र्क कभी नहीं पता चल पाता कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अलग होता है और ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला अलग होता है। ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अलग होगा और ए माइनस बी क्यूब का अलग होगा, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसका फार्मूला अलग होता है, इसका अलग होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो ये 12वां सवाल था इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13। इसको भी देखते हैं कि किस तरह से किया जा सकता है। तो अगर हम C1 में C2 और C3 को ऐड करते हैं, जैसा कि हम पिछले कई सवालों से कर भी रहे हैं, तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इस बार शायद कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनमें स्क्वायर लगे हुए और ये जो है विदाउट स्क्वायर वाले हैं। जब ये इसमें जाके ऐड भी हो जाएंगे तो कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। आप चाहें तो इसको ऐड करके देख सकते हैं। और अगर हम ऐसे प्लस करते हैं तो भी करीब करीब वैसी सिचुएशन बनेगी जैसे कॉलम कैलोंग थी, ऐसी सिचुएशन रो कैलोंग भी बनेगी। तो यानी कि इनको ऐसे प्लस करने से या ऐसे प्लस करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर हम ऐसे सोचते हैं, देखिए वो 2ab लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे b की इंटू हो जाए और ये उसमें जाके प्लस हो जाए तो वहाँ पे क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, और कुछ हमने सोचा नहीं इसके अलावा, और इसके अलावा नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी। एक चीज़ इधर ऐसे यहाँ पे भी देखनी होगी आपको। यहाँ पर अगर हम इसमें a की मल्टीप्लाई करके वहाँ से माइनस कर दें तो यहाँ पे भी एक 0 हमें मिल सकती है। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें फ़िलहाल दिखाई दे रही हैं कि इसमें b की मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दो, इसमें a की मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर दो। इसका मतलब हमें R1 को और R2 को चेंज करना है, और किसकी मदद से करना है, R3 की मदद से। तो मैं करने जा रहा हूँ, और जो मेरा तरीका है उसको बिल्कुल भी आप रटने की कोशिश मत करिएगा, आप अपना ही कोई तरीका निकालिएगा 6 प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए। तो अभी मैंने जो लगाया है यहाँ पे ऑपरेशन, उसको मैं लिख देता हूँ। तो मैंने उस ऑपरेशन को लिख दिया है कि R1 चेंज टू R1 प्लस BR3, मतलब इसमें b की मल्टीप्लाई करके वहाँ पे ऐड करेंगे, 0 दिखाई दे रही थी हमें। R2 चेंज टू R2 माइनस AR3, R2 में से AR3 माइनस करेंगे, मतलब इसमें a की इंटू करके वहाँ से माइनस करेंगे तो वहाँ भी एक 0 मिल जाएगी। और आखिरी वाले में हमें कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ R1 और R2 को हम चेंज कर रहे हैं। तो 2b माइनस 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो रहा ऐसे ही। ठीक है, अब उसमें से जब R3 माइनस होगा वो भी b की मल्टीप्लाई करके, तो बचेगा क्या, जरा यहाँ पर रफ में देखिएगा, 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में से माइनस होगा ये R3 b की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो b की मल्टीप्लाई करके ये बन गया 2b स्क्वायर। ठीक है, और माइनस नहीं, हम तो प्लस कर रहे हैं तो प्लस आ जाएगा।
तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, और प्लस के 2b स्क्वायर में से एक गया तो एक बी स्क्वायर बचा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ बनी है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब वहाँ तो हमें पहले से ही पता था, वहाँ पे तो हमें ज़ीरो दिखाई दे रही थी। इसमें बी की इंटू करके उसमें ऐड करेंगे तो वहाँ बन गई ज़ीरो। अब इसमें बी की इंटू करके वहाँ ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 2b में ऐड होगा ये, लेकिन बी की इंटू करने के बाद तो b माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यूब। इसमें बी की इंटू करके वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से ऐसे रफ में कर लेना, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। माइनस का 2b प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे होगा क्या। माइनस 2b में से प्लस का b गया तो माइनस का b बचा, माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यूब। अब पूरे में से b निकाल लो कॉमन, अंदर क्या बचा, बल्कि माइनस का b कॉमन निकालो, अंदर बचा यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस b एक चला गया तो 2 बचे, ये बचा, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसके जैसी है। तो माइनस का b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता, वीडियो बार बार रिपीट करके आप देखा करें। आपके पास ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप इसको रिपीट करके बार बार देख सकते हैं। तो अभी हमने R1 चेंज किया है, R1 में R3 को प्लस करा, लेकिन B की मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये चीज़ें आई हैं हमारे सामने। अब इसमें एक इंटू करके उसमें से माइनस करना है, तो यहाँ तो आ गई ज़ीरो। इसमें एक इंटू करके वहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से माइनस होगा ये, लेकिन एक इंटू करने के बाद तो एक इंटू करके 2a स्क्वायर बन जाएगा और माइनस इसमें पहले से ही तो प्लस आ जाएगा। फाइनली हमारे पास आएगा 1, 2a स्क्वायर में से ये गया तो a स्क्वायर बचा प्लस का और साथ में क्या बचा b स्क्वायर। तो 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये काफ़ी बेहतर है क्योंकि ये चीज़ लगातार हमारे पास आ रही है। अब 2a में से माइनस होगा ये, लेकिन एक इंटू करने के बाद तो a माइनस ए क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर, एक इंटू कर दी इसके अंदर, 2a माइनस ए प्लस ए क्यूब और प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, 2a में से एक गया तो a बचा ए क्यूब और ए बी स्क्वायर, a कॉमन निकाला, अंदर बचा a 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, सेम वैसा ही बन गया। तो एक जैसी चीज़ें बन रही हैं तो उससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि लगातार एक जैसी चीज़ें कई जगह पर हमें मिली है। तो पहला ऑपरेशन लगाने के बाद अब हमारे सामने ये सिचुएशन है। ठीक है, अब इसके बाद सोचो कि क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी सोच लिया होगा आप लोगों ने, आप में से कईयों को दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर वाली रो में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। और दूसरी रो में भी वही चीज़ कॉमन आ सकती है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी, जीरो में तो कुछ होता ही नहीं है, तो कॉमन निकाल सकते हैं दोनों जगह से। तो मैं निकाल लेता हूँ, वहाँ से कॉमन निकालेंगे और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो बाहर आके क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अंदर रह जाएगा 1 0 माइनस का b, बड़े ध्यान से देखते रहना, 0 1 और a। जो जल्दबाजी करेंगे ना चीज़ों को सीखने की, उन्हें नहीं समझ में आने वाला, बढ़िया वो रहने तो सीखने के लिए। पूरी तसल्ली से आराम से वीडियो को देखें, इस तरह से पढ़ें जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं, पूरे डिसिप्लिन के साथ। 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अब हमारे सामने है। कॉमन निकालने के बाद जो कॉमन निकाला उसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने जादू से ये लिख दिया कि टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R1 एंड R1 R2 में से हमने ये कॉमन निकाल लिया। अब ये हमारे पास रह गया, ठीक है, और ये हमारा रफ काम है, तो इसको आप कर सकते हैं ऐसे साइड में आसानी से। अब मैं इस पूरे डिटर्मिनेंट को अगले पेज पर ले जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो अगले पेज पर सवाल को लिखने के बाद अब देखना यह है कि अब एक्सपेंड ही कर दिया जाए या फिर अभी कुछ और भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि अगर हम इसमें b के इंटू करके यहाँ ऐड करें तो यहाँ 0 बन जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये भी वहाँ पे ऐड होगा b के इंटू होके, तो ये b बनेगा और 0 में b को ऐड करेंगे b बन जाएगा। तो जो हमारी पहले से 0 बनी हुई है ना वो बिगड़ जाएगी, तो इसका मतलब इसमें b के इंटू करके यहाँ ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
और ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी हम सोचेंगे, तो उससे क्या है कि फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। और वैसे भी जो हमें प्रूव करना है वो देखो क्या है, वो है 1+a² + b² ये है। तो ये लाने के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ आ चुका है, होल स्क्वायर तो आ ही गया है, एक और बचा है, तो वो शायद इसको एक्सपेंड करके आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब इसको एक्सपेंड कर देना चाहिए, क्योंकि अब कोई अच्छा ऑपरेशन यहाँ पे नहीं बचा है। तुम्हें अगर लगता हो कि कोई कुछ और कर सकते हैं तो तुम जरूर करके देखना, तुम इसके लिए आज़ाद हो। तो एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड करें ये भी सोचना है कि इसके अलोंग करें या फिर इसके अलोंग करें, किसी के भी अलोंग कर लो बराबर ही पड़ रहा है, ये थोड़ा सा इजी लग रहा है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो 1+a² + b² का होल स्क्वायर। R1 में सबसे पहला एलिमेंट क्या है 1, ठीक है। अच्छा, अब 1 के अलोंग कॉलम और रो का एलिमिनेट करके बचेगा, अच्छा मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश कर दी थी, 1a माइनस का 2a 1 - a² - b²। ये डिटर्मिनेंट के सवाल में लेंथी होते हैं काफ़ी, डायरेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाएं, क्योंकि इनमें गलती के चांसेस रहते हैं। तो 1 हो गया, 1 के अलोंग कॉलम रो का एलिमिनेट करके 1a और ये सब मिला, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद आएगा 0, तो 0 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आएगा माइनस का b, तो ये सब कट गया, 0 1 माइनस का 2b और माइनस का 2a, ठीक है। फिर से देखो 1 b के अलोंग रो और कॉलम का एलिमिनेट करके ये सब रह गया, ठीक है। जो बच्चे पिछली चीज़ों को समझे बगैर, मतलब पिछले लेक्चर को समझे बगैर सीधे डायरेक्ट किसी लेक्चर पर पहुंचते हैं, उन्हें शायद कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप इससे पहले के लेक्चर ज़रूर देख लें, ठीक है। ये हमारे सामने है, 1 को तो यहाँ से हटा ही देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं बड़ा वाला, क्योंकि ये पूरा जो है उसको सोल्व करके इसमें इंटू करना है। तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - a² - b² आ जाएगा। 2a की a में इंटू करेंगे तो 2a का स्क्वायर बनेगा माइनस, और जो बीच में माइनस लगता है उससे बन जाएगा प्लस, तो इधर तो ये आया -b। इसकी 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस और फिर उसकी वजह से प्लस, 2b की इसमें करेंगे तो 2b आ जाएगा, ठीक है। देखते रहना ध्यान से, 1+a² + b² का होल स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2a² में से एक a² गया तो एक a² बचा प्लस का, ठीक है। माइनस का b² चल ही रहा है। अब -b² की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे अगर, तो माइनस का 2b² बन जाएगा, ठीक है। अब ये होना तो प्लस का चाहिए था, इसके साथ कुछ दिक्कत हुई है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पर दिक्कत हुई है। तो काफ़ी ढूंढने के बाद गलती का पता चल गया है। ये जो 2b यहाँ पे माइनस का ले रखा है ना, असल में ये प्लस का था, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि -b के अलोंग जब कॉलम और रो को एलिमिनेट किया था तो ये चीज़ आई थी 0 1 2b और -2a, तो 0 1 2b और -2a, तो 2b प्लस का था, मैंने यहाँ पे माइनस का ले रखा था गलती से, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल 2b की मल्टीप्लाई, सॉरी इसकी इसमें हो गई 0 आ गया, 2b की 1 में मल्टीप्लाई होगी 2b आएगा, लेकिन बीच में जो माइनस लगता है वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जो हमारी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो 1+a² + b² का होल स्क्वायर, और 1+a² और 2b² में से b² गया तो क्या बचा b², ठीक है। अब दो ये हैं, एक ये है, बन जाएगा 1+a² + b² का होल क्यूब, और यही हमें प्रूव करना था। एक बार जल्दी से पूरे सवाल को देख लेते हैं। तो ये हमारा सवाल था, शुरुआती जो ऑपरेशन थे वो बड़े ही बेहतरीन थे। हमने देखा कि अगर इसमें b की इंटू करके वहाँ पे ऐड करें तो 0 मिलेगी, इसमें a की इंटू करके यहाँ से माइनस करें तो 0 मिलेगी, तो हमने वैसा ही किया, उस तरह के ऑपरेशन लगाए, रफ में काफ़ी काम किया। उसके बाद हमें ये चीज़ें मिली, फिर हमने देखा आसानी से कि उसके बाद के ऑपरेशन ईजी थे। 1+a² b² R1 में से R2 में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, दो जगह से कॉमन आए तो बाहर आके होल स्क्वायर बन गया, अंदर ये सिचुएशन हमारे सामने आई। फिर हमने इसको अगले पेज पर लिख दिया ये। अब हमने काफ़ी सोचा कि कुछ और इसमें दिमाग लगा लें कि एक्सपेंड किए बगैर ही काम चल जाए, लेकिन नहीं, कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था, तो हमने R1 के अलोंग इसको क्या कर दिया एक्सपेंड।
आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप C1 के अलोंग एक्सपेंड करके देख सकते हैं कि क्या होता है। तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करने के बाद ठीक है, आसानी से हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि एक्सरसाइज का ये 13वां सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आता है तो लाइक करना ना भूला करें। थैंक यू। सॉरी, मैंने थैंक यू गलत बोल दिया, अभी और सवाल बचे हुए हैं। तो एक और बेहतरीन सवाल हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। इस सवाल की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो हमारे सामने ये जो डिटर्मिनेंट है, इसमें अगर ये 1 ना होता, यहाँ पे खाली A स्क्वायर होता, तो मैं पहले वाली रो में से A कॉमन निकाल लेता, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये 1 ना होता तो इसमें से B कॉमन निकाल लेते, यहाँ पे ये 1 ना होता तो इसमें से क्या कॉमन निकाल लेते, C कॉमन निकाल लेते। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी 1 है तो फिर भी हम इसको कॉमन निकालेंगे ज़रूर, क्योंकि हमें देखो 3 जगह पर दिखाई दे रहा है, यहीं तो नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, फिर भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालने के बाद की सिचुएशन क्या होंगी उनको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। टेकिंग कॉमन A B C from R1 R2 and R3 respectively, ठीक। तो जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से हम A कॉमन निकालते हैं तो यहाँ आएगा A, यहाँ एक A बचेगा और यहाँ आएगा 1/A। ये चीज़ समझने की कोशिश करिए। अगर आप इसमें से A कॉमन निकाल ले तो यहाँ A बचेगा, ये आपकी समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ 1/A बचेगा, ये कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कॉमन जब हम निकालते हैं तो इसका मतलब हम उस चीज़ से इसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से A कॉमन निकाल लें तो उसका मतलब हम इसको A से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इसको A से डिवाइड करेंगे तो A स्क्वायर के बजाय A आ जाएगा, और जब इसको A से डिवाइड करेंगे तो 1/A आएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि यहाँ से A कॉमन निकाल के ये बचेगा, यहाँ से A कॉमन निकालेंगे तो B बचेगा, यहाँ से A कॉमन निकालेंगे तो C बचेगा, ठीक है। इस पूरे में से B कॉमन निकाल लें तो A बचेगा, यहाँ से B कॉमन निकालेंगे B आ जाएगा, और यहाँ आएगा 1/B, बिल्कुल इसकी तरह से। B कॉमन चला गया तो C बचा, ठीक है। यहाँ से C कॉमन आया है तो A बचा, और यहाँ से C कॉमन आया तो B बचा, और यहाँ से C कॉमन आएगा तो एक C बचेगा और प्लस 1/C बचेगा। तो कॉमन निकालने से ये चीज़ें आएंगी, और जो कॉमन निकालना है उसके लिए बाहर मैंने जगह छोड़ी नहीं थी तो थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा। A B और C, ये C है। तो ABC हमने R1 R2 R3 से कॉमन निकाले और ये हमारे सामने आया। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कॉमन निकालने के बाद ये चीज़ें हमारे सामने हैं। अब सोचना है कि इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद क्या किया जाए। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं। तो अगर इसमें से उसको माइनस किया जाए उसको, और इसमें से भी उसको माइनस किया जाए, क्योंकि इन दोनों में से उसको माइनस कर सकते हैं, ये वाला ऑपरेशन लगाया जा सकता है। तो देखिए हो गया R3, सॉरी बाद में लगेगा ना ऑपरेशन। अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो होगा क्या, A माइनस प्लस 1/A, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो A माइनस A और माइनस माइनस प्लस 1/A, A से कट गया तो माइनस का 1/A बचेगा। तो अगर R2 में से R1 माइनस होगा तो ये आएगा माइनस का 1/A, और इसमें से माइनस होगा तो भी यही आएगा। तो मैं कर देता हूँ ABC, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। R2 में से R1 माइनस हुआ तो इसमें से ये माइनस होके माइनस का 1/A मिलेगा, इसमें से ये माइनस होगा तो B से B कट जाएगा, 1/B आ जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो 0 आएगी। ये काफ़ी अच्छी चीज़ आ गई है। A में से फिर वो माइनस होगा, क्योंकि हम R3 में से भी R1 को माइनस कर रहे हैं, तो इसमें से वो माइनस होगा तो फिर से क्या आएगा, माइनस का 1/A। B में से B गया तो एक और 0 आ गई, बहुत बढ़िया हुआ। इसमें से ये माइनस होगा तो C से C कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/C, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी अच्छी चीज़ें अब आ चुकी हैं और 2 0 भी हमें मिल चुकी हैं। तो ये वाला ऑपरेशन सही रहा। तो क्या ऑपरेशन था, R2 चेंज टू R2 माइनस R1
और R3 चेंज टू R3 माइनस R1, ये ऑपरेशन हमने लगाया। ठीक है, अब इसके बाद सोचते हैं कि अब क्या किया जा सकता है। तो काफ़ी सोचने के बाद जो चीज़ मेरी समझ में आ रही है वो ये है कि अगर इस कॉलम में ए की मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो जैसे ही ए यहाँ पे आएगा, ए से ए कैंसिल होकर यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी ए से ए कैंसिल होकर 1 आएगा, और यहाँ जब ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर। कम से कम ये डिनोमिनेटर वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये यहाँ से हट जाएंगी। इसी तरह से इस वाले कॉलम में बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, और इस वाले पूरे कॉलम में हम मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, सी की, तो ये वाला डिनोमिनेटर भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब हम अगले पेज पर करते हैं। ठीक है, तो ले चलते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर मैंने उसको लिख दिया है, वो जो रिज़ल्ट हमें पिछले पेज से मिला था ये पूरा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और जो ऑपरेशन हमने सोचा था उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हम इस वाले कॉलम में ए की इंटू करने वाले थे, इसमें बी की इंटू करने वाले थे, और इसमें सी की इंटू करने वाले थे। ठीक है, तो कर देते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे जब एक इंटू करेंगे तो ये बन गया ए स्क्वायर, और इसमें एक इंटू हो गया ये बन गया 1। ठीक, डिनोमिनेटर खत्म। इसमें एक इंटू करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, इसमें एक इंटू करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, इसमें बी के इंटू करी तो ये क्या बन गया, बी स्क्वायर। यहाँ बी के इंटू करेंगे तो बी से बी कट गया 1। तो इंटू करने से बहुत फ़ायदा आ रहा है, डिनोमिनेटर ख़त्म हो रहे हैं। इसमें बी के इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ सी के इंटू करेंगे सी स्क्वायर 0, और यहाँ पर 1। ठीक है, अब क्या है कि मल्टीप्लाई तो हमने कर दी, लेकिन एक चीज़ याद नहीं रही कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आप किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, कोई सी भी रो में या कोई से भी कॉलम में, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है। उस मल्टीप्लाई को बैलेंस करने के लिए उतने से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहाँ पे ए की करी थी, यहाँ पे बी की करी थी, यहाँ पे सी की, तो ए बी सी से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ कि ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आपने क्या करा कि 3 लिया, 3 में आपने 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो बैलेंस बिगड़ गया ना, अब तो ये 6 बन गया। लेकिन अगर आप 2 से ही डिवाइड कर देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर वो 3 ही रहेगा। तो जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से डिवाइड भी करना पड़ता है डिटर्मिनेंट के केस में, क्योंकि डिटर्मिनेंट में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी एक कॉलम में या किसी रो में अपने कांस्टेंट की इंटू करी तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदल जाती है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रखने के लिए जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से ही डिवाइड भी करना पड़ेगा। जो समझदार है उन्हें समझ में आ गया होगा, और जिन्हें नहीं आया वो बार बार चीज़ों को रिपीट करके देखें और पिछले लेक्चर भी ध्यान से पढ़ें। बाहर ये सब कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास सिर्फ ये रह गया ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर -1 -1 1 0 0 और 1। ठीक है, अब ये देखना है कि क्या इसको अब एक्सपेंड कर दिया जाए या अभी भी कोई ऑपरेशन इसके अंदर हम लगा सकते हैं। उसके लिए हमें जो प्रूव करना है वो देखना चाहिए। हमें ये प्रूव करना है 1 + a² b² c²। ठीक है, तो ये ऐसे आ रहा है इस तरह से, देखो 1 + a² + b² + c²। अगर इन तीनों को प्लस कर दिया जाए तो मैं सोचता हूँ, और आप भी सोचिए किसी ऑपरेशन के बारे में। फ़िलहाल तो यही बेटर लग रहा है, इसी तरीके से हम कर लेते हैं, क्योंकि इनको प्लस करने से और भी बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलने वाले हैं। तो हम चेंज कर रहे हैं C1 को C1 + C2 और प्लस C3 से। ठीक है, तो 1 + a² + b² + c² आएगा। ठीक है, और जब ये तीनों प्लस होंगे तो -1 + 1 क्या बन जाएगा, 0, और जब ये तीनों प्लस होंगे तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, और b² 1 और 0 ऐसे ही रहेगा, c² 0 और 1 भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि कॉलम 1 चेंज हुआ है सिर्फ। अब कॉलम 1 में से इसको निकाल लो कॉमन, तो टेकिंग कॉमन 1 + a² + b² + c² फ्रॉम C1 में से इसको कॉमन निकाल लिया, तो 1 + a² + b² + c² कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 1 0 0, b² 1 0,
सी स्क्वायर 0 और 1 ये सब बचा। अब एक्सपेंड कर देते हैं C1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 1 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे इसको तो कॉलम और रो कैंसिल हो जाएंगे, ये सब आएगा 1 0 0 1, ठीक है। और आखिरी स्टेप में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे ना, 1 1 जा 1 और फिर 0, फाइनली इसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी कि हमारे पास यही रहेगा और यही हमें प्रूव करना था। तो बड़ी आसानी से एक अच्छा सा ऑपरेशन लगा के, मतलब काफ़ी सारे अच्छे ऑपरेशन लगा के हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। एक बार फिर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीका है इसको करने का, और भी बहुत सारे तरीक़ों से इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो आप कोई दूसरे तरीके इसमें अप्लाई करके देखिए। फिलहाल हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना था, तो हमें देखा कि ए कॉमन आ रहा है यहाँ से बी कॉमन आ रहा है यहाँ से सी कॉमन निकालने के बाद इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आई। उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में से, दोनों रो में से R2 में से और R3 में से R1 को हमने माइनस कर दिया इस तरह का ऑपरेशन लगा के। तो अगले पेज पर हमें माइनस करने के बाद क्या मिला था, अभी देखता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो माइनस करके तो हमें ये मिल ही गया था। फिर अगले पेज पर हमने सोचा कि इस कॉलम में अगर ए की मल्टीप्लाई करें, यहाँ बी की करें, यहाँ सी की करें, तो जो इनके डिनोमिनेटर हैं वो हट जाएंगे। तो वैसी मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर हट गए, लेकिन जितने से आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में, उतने से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो डिवाइड करके बाहर वाला कट गया, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसके बाद हमने सोचा कि अगर इनको प्लस कर दिया जाए तो जो प्रूव करना है वो आ जाएगा, तो वो आ गया। फिर हमने उसको कॉमन निकाल दिया। ये हम यहाँ पे भी एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन हमने इसको कॉमन निकाल लिया, काफ़ी इजी हो गया। फिर हमने इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, जिसकी वैल्यू 1 आई, और 1 की इसमें इंटू के यही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूरा हुआ। 2 सवाल और बचे हैं, उनको भी जल्दी से देख लीजिए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सवाल को। बहुत से बच्चे इनको, जो ऑप्शनल वाले होते हैं, मल्टीपल चॉइस, इनको छोड़ देते हैं, समझते नहीं हैं, जबकि इन्हीं सवालों को ध्यान से समझना चाहिए। तो अब ये सवाल है हमारे सामने, लिखा हुआ है लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, या ऐसा कह सकते हैं कि ए थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो है वो किसके इक्वल होगा। तो अगर ये सवाल 1 नंबर का ही आता है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं कि डेट के ए इक्वल होगा के की पावर n इंटू ए, ठीक है। सॉरी, के की पावर n इंटू डेट ए, ऐसे डेट के ए इक्वल होगा के की पावर n इंटू डेट ए के, और n की जगह उस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख दिया जाता है। अगर वो मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का है तो n की जगह 2 लिखेंगे, अगर वो थर्ड ऑर्डर का है तो n की जगह 3 लिखेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर का है तो n की जगह 1 लिखेंगे। तो अभी हमारा मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का है, तो k की पावर 3 डेट ए आ गया, और ये सी वाले जो ऑप्शन है इससे मैच कर गया। तो 1 नंबर का अगर आता है ये सवाल तो ऐसे ही किया जाएगा कि डेट के ए इक्वल टू के की पावर n डेट ए, ठीक है। और आता ज़रूर है एग्ज़ाम में, रिपीट हो के आता रहता है ये सवाल। तो आप इस तरह से डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। n की जगह बस आपको उस मैट्रिक्स का ऑर्डर रखना पड़ेगा। इस तरह से सी वाला जो पार्ट है हमारा सही हुआ। लेकिन अगर ये सवाल ज़्यादा मार्क्स का आता है, मान लो कि 2 नंबर का आया या 4 का आया, तो फिर हमें इसको पूरे को प्रूव करके दिखाना पड़ता है। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। और जिन्हें खाली चीज़ों को रटना है, बस इसको देखकर बंद कर दो वीडियो, आगे मत देखो, और जिन्हें समझना है वो देखो। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2 से लेकर 4 नंबर का आता है। तो आप कैसे करेंगे इस सवाल को। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है थर्ड ऑर्डर का, लिखा ना। ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का। तो ए को हम ऐसे मान लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, इस तरह से हम ए को मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, के ए लिखा हुआ है, तो के निकालते हैं। अब ध्यान देना कि ये डिटर्मिनेंट नहीं, ये मैट्रिक्स है।
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होगा कि ये जो K है इसकी मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के अंदर होगी, ठीक है। तो कर देते हैं, तो ये आ जाएगा KA1 KA2 सॉरी KB1 KB1 KC1। तो इस तरह से जो K था इसकी सारे हर एक एलिमेंट के अंदर क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। अब हमें निकालना है डेट K, तो उसको आप यहाँ पे देखिएगा जरा, कोशिश करता हूँ यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। डेट K, तो अभी ये जो हमारे सामने ना ये क्या है K। अब इसका डेट अगर निकालना है तो ये मैट्रिक्स जो है डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे KA1 KB1 KC1 और ऐसे ही बाकी सारे लिखता हूँ, ठीक है। तो डेट KA निकालने के लिए मतलब इसके दोनों तरफ डेट लगा तो इधर भी मैट्रिक्स इसके हटा के डेट लग जाएगा, ठीक। अब हम इसकी रो में से R1 में से K कॉमन निकालेंगे, R2 में से भी और R3 में से भी, तो 3 K निकल के वो क्या बन जाएगा K3, और अंदर रह जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग कॉमन क्या K फ्रॉम कहाँ से, R1 से R2 से और R3 से ले लिया कॉमन, तो 3 जगह से कॉमन आए तो K3 बन गया, ठीक है। अब आखिरी स्टेप K3 तो ऐसे ही रहा। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स A था, लेकिन अब इसके दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इस तरह से लिख देते हैं। तो हमने आसानी से प्रूव कर दिया कि डेट K जो है वो किसके इक्वल हुआ, K3 A के। फिर से देखो एक बार, हमें कहा गया था कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, तो ऐसे लिख दिया अपनी मर्जी से कुछ भी, आप ABCDEFGH भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर हमने देखा कि हमें चाहिए क्या, K इंटू A, तो K इंटू A निकालने के लिए मैट्रिक्स A के हर एलिमेंट में K के इंटू कर दिए इस तरीके से। फिर हमने देखा कि उसके दोनों तरफ डेट लगा हुआ, तो डेट लगा दिया, इधर भी डेट लग जाएगा, ये लग गया। फिर फर्स्ट रो में से K कॉमन, सेकंड में से भी, थर्ड में से भी K कॉमन, 3 कॉमन निकले तो K3 बन गया, और ये जो पूरा बचा ये क्या है, डेट A है, क्योंकि A अगर ये है तो ये क्या होगा, डेट A होगा। तो इस तरह से अगर सवाल 2 से 4 नंबर का आता है तो ऐसे किया जाएगा, और 1 नंबर का आता है तो डायरेक्ट ये K की पावर n ऑर्डर लिख दो बस यहाँ पे। और याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज का आखिरी सवाल बचा, उसे और देख लो, उसके बाद छुट्टी। ये है हमारी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से समझिएगा जरा, 1 नंबर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये लिखा हुआ है। क्या डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है? नहीं, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स थोड़ा ही ना होता है। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की, उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो मैट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस हिसाब से ये सही लग रहा है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। लेकिन इसका नीचे वाला देखो, डिटर्मिनेंट अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस लाइन में और इस लाइन में बस एक ही डिफरेंस है, किसका, स्क्वायर का। तो अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन लगानी है तो एग्जैक्ट डेफिनेशन के हिसाब से डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ नंबर ही हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हो, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, किसी भी तरह का मैट्रिक्स हो सकता है। तो ये वाली डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा बेटर है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है, और यहाँ पे कैलकुलेशन के नाम पे करने को कुछ नहीं है। ये जो आंसर हमने दिया है ये डेफिनेशन के बेस पर दिया है, ठीक है। अभी रुके रहो, जाओ मत, एक और बात बताता हूँ। क्योंकि एक्सरसाइज के जो सवाल हैं वो तो हमने कर ही लिए हैं, और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको ज़रूर करिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी बची हुई प्रैक्टिस जो है इस चैप्टर की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें हो जाएगी। इसके अलावा भी मैं आपको RD शर्मा से कुछ सवाल जो है विद सॉल्यूशन दे देता हूँ, लेकिन RD शर्मा के सॉल्यूशन और आपके सॉल्यूशन अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर क्या है, सेम ही आएगा। तो वीडियो के एंड में आपको मैं कुछ सवाल दे दूँगा, उनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, प्रैक्टिस करते